स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम टीपू सुल्तान के बारे में देखेंगे। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज की जो खबर है वो ये है कि कंट्रोवर्सी ओवर द टीपू सुल्तान्स लेगेसी। ठीक है, तो हम देखेंगे क्योंकि आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम अपने सब्जेक्ट के साथ चीज़ों को लिंक करते हैं। तो क्योंकि टीपू सुल्तान के बारे में है तो वो तो एक इम्पॉर्टेंट लीडर रहे हैं हमारे हिस्ट्री में, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि राइज़ कैसा रहा उनका, कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स क्या क्या हैं उनके, क्या वो सच में तानाशाह थे या फिर मतलब उनके कुछ पॉजिटिव पार्ट्स भी थे। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे और फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं जिस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए मेरे पास एक न्यूज़ है जो है हमारे कॉम्बो बैच से रिलेटेड। और ये यूपी PCS का जो कॉम्बो है ये आपका 20 फरवरी से शुरू हो रहा है सुबह के 8 बजे। ठीक है, 8 AM पर ये बैच होगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और साथ में UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉम्बो बैच आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है, जिसकी फ़ीस मेरा कोड लगाने के बाद, ओम लाइव कोड जैसे ही आप लगाएंगे तो ये फ़ीस इस प्राइस से घट करके ये 21,999 हो जाएगी। तो जल्द से जल्द इस बैच में एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाइए। अब आगे देखते हैं कि न्यूज़ क्या है भाई। तो न्यूज़ ये है कि टीपू सुल्तान कंटेस्टेड द लेगेसी, है ना, और वाई द कर्नाटका BJP प्रेसिडेंट वांट टू चेस अवे द टीपू सपोर्टर। ठीक है, ऐसा क्या है कि जो BJP के लोग हैं वो टीपू सुल्तान के जो सपोर्टर हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये वाली कुछ न्यूज़ है। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि टीपू सुल्तान के जो कुछ काम हैं उनको, कुछ कामों को पकड़ लिया गया है कि ये कंट्रोवर्शियल हैं और कुछ काम हैं जो वो उनके पॉजिटिव वाले भी हैं। तो क्या है कि उनके कुछ कंट्रोवर्सी वाले हैं जो उनको इतने साल बाद अभी भी जो है वो एक, ये हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे हैं लीडर। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं, इनका राइज़ कैसा रहा। तो अगर राइज़ ऑफ टीपू की बात करें तो देखिए, अगर हम इनके बर्थ की बात करते हैं तो टीपू सुल्तान जो है वो देवनहल्ली करके जगह है जहाँ पर अभी आज का जो बेंगलोर है ना, जो बेंगलोर है वहाँ पर 1750 में इनका जन्म हुआ। और इनके जो फादर हैं वो वोडियार डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और ये हैदर अली का नाम आपने सुना होगा। तो वो हैं जो वो इनके फादर हुए। और क्योंकि वो एक आर्मी में एक एक ऑफिसर थे और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो अपनी जो एंग्लो मैसूर वार में भी अपना योगदान दिया। ठीक, उसके बाद अगर हम फर्स्ट बैटल की बात करें तो टीपू की जो फर्स्ट बैटल थी वो 15 साल की उम्र में हुई। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली बैटल जो है वो लड़ी और दोनों ही मैटर में, स्टेट क्राफ्ट में और वार क्राफ्ट में, दोनों में ही ये हैं जो ये पारंगत थे। ठीक है, और देखिए जैसे ही इनके फादर ख़त्म हुए सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में तो फिर इनको बीच में उस वार में आना पड़ा और उस वार को कंटिन्यू करना पड़ा। ठीक, तो ये कहानी। और जैसे ही मैं इसका नाम ले रहा हूँ तो एक ट्रीटी आ रही है सामने, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784। ठीक है, जैसे ही ये ट्रीटी आई तो आप अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कीजिए कि भाई ये तो सेकंड वाली है ना, सेकंड एंग्लो मैसूर वार के बारे में बोल रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट की तो एक कोड याद रखिए, MMS। ठीक है, MMS, ये फर्स्ट के बाद जो ट्रीटी साइन हुई, ये सेकंड के बाद ट्रीटी साइन हुई और ये थर्ड के बाद साइन हुई। तो फर्स्ट वाली का नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकंड वाली का नाम है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर और थर्ड वाली का नाम है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम। ठीक है, तो ये आप कोड याद रखिएगा MMS, जिससे आप इस क्वेश्चन को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, फैक्ट, ये जो यूपी PCS का एक फेवरेट क्वेश्चन है जो कि ये पूछा जाता है कि किस बैटल कब हुई है और कौन सी बैटल के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए, टीपू सुल्तान स्ट्रिक्ट कहें या उनको तानाशाह कहें, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए और आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। उनके जो कुछ काम है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने क्या है कि कंसोलिडेट किया अपनी टेरिटरी को, स्पेसिफिकली वो जो रिबेलियन वाला पार्ट था, जो मालाबार कोदागु वाला जो एरिया है, जो रिबेलियन वाला पार्ट था, बेदनूर कोदागु वाला, तो उसको उन्होंने क्या है कि रिबेल्स को उन्होंने दबाया और अपनी जो टेरिटरी है उसको कंसोलिडेट किया। ठीक है, और उसमें उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए और उनकी जो मैसूर की स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट में ये काम किया, जो कि बहुत ही क्रूशियल था। ठीक, एक चीज़।
दूसरी अगर आप बात करेंगे तो इनका जो रूल था वो न्यू एनेक्स्ड एरिया जो थे वो उसकी तरह वो प्रूफ की तरह आप कह सकते हैं कि हिज बायोट्री, मतलब इनका जो तानाशाह वाला जो पार्ट था, अथॉरिटेरियनिज्म है जो, वो भाई अब कोई राजा, आप उस समय में चले जाइए पीछे पहले तो, ठीक है, आप उस समय के हिसाब से सोचिए, क्योंकि कोई भी राजा जब कोई काम करता है तो वो उस हिसाब से करता है जो देश काल परिस्थितियां उस समय वहां पर उसको अलाउ कर रही होती हैं, ठीक है। तो उस वक्त अगर वहां पर कुछ रिबेल्स हैं, कुछ इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, तो उनको कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ इन्होंने की। उसके अलावा अगर हम वारफेयर की बात करते हैं कि देखिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, वारफेयर इन द टीपू सुल्तान वॉज ब्रूटल, ठीक है, एंड दोज हु रिबेल्ड वर डेल्ट विद एन आयरन फर्स्ट, ठीक है, जो भी भाई रिबेल करता था, क्योंकि उस वक्त जो राजाओं का शासन करने का तरीका था, उस वक्त डेमोक्रेसी वाली चीज़ नहीं थी इतनी, ठीक है, लेकिन जो तरीका था जो डील करने का वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ करता था। और वो स्ट्रिक्ट जो हुआ करता था वही है कि जो आदमी भाई रिबेल करेगा, जो आदमी मतलब ऐसे कुछ करेगा कि मतलब धोखा दे रहा है एक तरह से, तो आप ये मान लीजिए कि उसको फिर सामना करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में ऐसा कभी ना हो। इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करा टीपू सुल्तान ने, ठीक है, करते थे वो उस टाइम पे। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो अगेंस्ट डेमोक्रेसी थे, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन ये उस समय की देशकाल परिस्थिति के हिसाब से आप देखिएगा, जो भी जजमेंट है वो आपका होगा, उस समय के हिसाब से देखना होगा, ठीक। उसके बाद टीपू पनिश्ड रिबेल्स और कॉन्स्पिरेटर्स बाय फोर्स्ड कन्वर्शन, ठीक है। अब फोर्स्ड कन्वर्शन से यहाँ पर मतलब है कि देखिए जब राजा है मुस्लिम और वो एरिया जहाँ पर क्या है रिबेल्स हैं वो हिंदू एरिया है, मालाबार वाला एरिया जैसे कि ले लीजिए, ठीक है। अब वो हिंदू एरिया है, तो उनको जब वो ऐसा कर रहे हैं, जब उनको अगेंस्ट कर रहे हैं, रिबेल्स को पनिश कर रहे हैं, तो पहले उसका क्या है फोर्स्ड कन्वर्जन करते थे वो, ठीक है। ये बात एक थी जिसमें कि क्या है कि धर्म के अगेंस्ट जाती है, ठीक। मतलब यही सब कुछ एक्शंस हैं जिनको अगर आप पकड़ेंगे तो जिसकी वजह से वो आज कंट्रोवर्सी में बने हुए हैं, आज भी बने हुए हैं, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है जो कि जज किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं ही ट्रांसफर्ड द पीपल फ्रॉम देयर होम टेरिटरीज टू मैसूर, ठीक है। देखो जो दूर हैं, ठीक है, और पता है कि ये ऐसे राज्य हैं जहाँ के जो ये लोग हैं जो रिबेल कर रहे हैं, तो उनको क्या है कि उनको ट्रांसफ़र करवा के मैसूर बुला लो ताकि उन पर नज़र रखी जा सके, ठीक है। ये काम उन्होंने किया, ठीक। उसके वजह से कि कोदागु और मालाबार क्षेत्र के जो लोग हैं, ठीक है, और उसके बाद जो उस जगह में जो खालीपन आया उस जगह पे उन्होंने क्या है कि दूसरे लोगों को फिल किया, ठीक है। द सम ऑफ द एब्सेंट पॉपुलेशन रिप्लेस्ड बाय द माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स थे उनको वहाँ पर उन्होंने फिट किया, ठीक है। उसके बाद द हिंदू राइट्स नरेटिव ऑफ टीपूज बायोग्राफी एम्फेसिस टीपूज मिलिटरिज्म। अब उनकी जो तरीका है काम करने का उसको इनके मिलिटरिज्म कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये थे कुछ जिसकी वजह से जो उनके स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं, इस पर ये सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं जो उनके द्वारा लिए गए हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि नहीं टीपू सुल्तान उस समय के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने लोगों की जो मतलब आज के हिसाब से अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो उनकी जो डेमोक्रेसी है, जो उनके राइट्स हैं, उसमें कई बार उन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं जिसमें कि आज उनका कंट्रोवर्सी में रहना वाजिब भी हो सकता है, ठीक। मतलब ये है सारी वो चीज़ें, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं तो देखिए कंट्रोवर्शियल एक्शंस की बात करें कि ऐसे क्या एक्शंस हैं, तो अगर आप इस लेटर के हिसाब से देखें तो इसका अगर कन्वर्जन देखेंगे तो क्या लिखा है इसमें कि टीपू सुल्तान ने एक लेटर लिखा था अफगान के राजा को, जमन शाह नाम था, टू इन्वेड इंडिया एंड एस्टेब्लिश द शॉर्ड ऑफ इस्लाम, ठीक है, कि भाई भारत आओ और यहाँ पर इस्लाम की जो इस्लाम को है ना एस्टेब्लिश करो, और इस देश को जो काफिरों का डार्कनेस, ये उनकी मतलब लेटर में ऐसा लिखा हुआ, काफिरों के जो डार्कनेस है उससे इसको मुक्त कराओ, ठीक। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हाँ इस तरह का लेटर उनके द्वारा, जबकि वो जिस क्षेत्र में थे, ठीक है, वो वहाँ पर सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज़ एक लेटर में लिखी है, ये पाया गया, ठीक। दूसरा इस वाले अगर आप उसके हिसाब से जाते हैं, ठीक है, प्रूफ के हिसाब से जाते हैं, तो उसमें लिखा है कि इन्होंने खलीफा कैलिफ को टर्की के लिखा और फ्रेंच को इनवाइट किया कि आओ भारत में ऑक्यूपाई करो, इफ दे वुड ही ड्रीम्ड ऑफ शेयरिंग द स्पॉइल्स ऑफ द कॉन्टेस्ट, मतलब आओ और यहाँ पर लूटपाट करेंगे और जो पैसा आएगा उसमें हम शेयर करेंगे, ठीक। इसके हिसाब से ये है, ठीक है। तो दो इस तरह के कंट्रोवर्शियल एक्शन मिले। इसके अलावा देखिए दो एक्शन ऐसे दिख रहे हैं कि भाई ये पूरी तरीके से अगेंस्ट, यहाँ पर जो शब्द इन्होंने काफिर यूज़ किया है वो बहुत ही मतलब इस तरह का हो सकता है जो कि थोड़ा सा
भावनात्मक और ठेस पहुंचाने वाला शब्द है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद आप तीसरे अगर पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरे पॉइंट पर आप यहाँ पॉजिटिव वाला पार्ट भी देखिए कि टीपू पेट्रोनाइज द वेरियस टेम्पल, बहुत सारे मंदिर हैं जो उन्होंने उसको पेट्रोनाइज किया और हिंदू श्राइन्स को भी पेट्रोनाइज किया, जिसमें कि श्री रंगनाथ का टेम्पल है, ठीक है, और आपका श्रृंगेरी मठ है। इनको भी उन्होंने क्या है कि सुरक्षित करने का काम किया, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ ये वाले काम किए, इवन ये वाले काम भी उन्होंने किए जिसमें कि हिंदू के लोग, जो वहाँ पर हिंदू लोग हैं, उनके भी लिए उन्होंने कुछ पॉजिटिव काम देखने को मिलते हैं, ठीक। उसके बाद वो अगर हम एक निष्कर्ष टाइप का निकालें तो इन चीज़ों से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि वो एक प्रैग्मेटिक रूलर थे विद इन द एक्सेप्टेड कन्वेंशंस ऑफ किंगशिप। देखिए वो मतलब उस वक्त की नीड के हिसाब से उन्होंने काम किया। जब अगर आप ये निकालते हैं कि उन्होंने ये वाला काम भी किया, कई सारे मंदिर हैं जिनको उन्होंने पैट्रोनाइज किया, तो ये बात कही जा सकती है कि प्रैग्मेटिक रूलर थे जो कि एक्सेप्टेड द कन्वेंशंस ऑफ किंगशिप एंड वॉरफेयर एट दैट टाइम, ठीक है, उस समय के वॉरफेयर के हिसाब से जिन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के काम किए हैं, ठीक है, नीड के हिसाब से किए हैं। उसके अलावा अगर मैं बैलेंस्ड व्यू की बात करूं तो, ठीक। उसके बाद द रिफॉर्मर अगेन एक्शन was to crush rebellion and the latter to gain legitimacy among the largely Hindu subjects, ठीक है। तो जो लीगल पॉइंट है उसमें क्या है कि उन्होंने कि रिबेल्स को उन्होंने क्रश किया और अपनी जो है वो लेजिटिमेसी बनाने के लिए इन्होंने इस तरह के काम भी किए, ठीक है। तो अब उसके पक्ष भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं, तो हम उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कंट्रोवर्शियल एक्शंस क्या हैं जो कि प्रचलित अभी आजकल जो दिख रहे हैं वो सब आपके सामने ये है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए टीपू सुल्तान विद ब्रिटिश, ये हमारे काम का क्या है, ठीक है भाई, हम जो पढ़ेंगे उसमें ये वाला पार्ट आएगा कि भाई टीपू सुल्तान का ब्रिटिश के टाइम पर क्या क्या रोल है। देखिए टीपू टुक इंचार्ज सेकंड मैसूर वार, ये मैंने पहले ही बताया आपको, सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो हुई है आफ्टर हिज फादर डाइड 1782 में, जब उसके फादर की डेथ हुई तो उसके बाद उनको जो है वो इंचार्ज बना दिया गया और उनको सीधे आना पड़ा इसमें, ठीक। उसके बाद देखिए फेड अप विद द इनकंक्लूसिव ऑफ द वार, ये जो वार थी इनकंक्लूसिव रही और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहते हैं, जो कि 1784 में साइन हुई थी, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द डिस्प्यूट बिटवीन द टीपू और जो त्रावणकोर के राजा हैं, उनके बाद जो डिस्प्यूट हुआ तो ब्रिटिश ने त्रावणकोर के राजा को सपोर्ट किया और टीपू पर फिर से अटैक किया 1790 पर, ठीक। और फिर उसके बाद मराठा और निजाम की मदद से टीपू ने अटैक किया, ब्रिटिश ने अटैक किया श्रीरंगपट्टम में, जिससे श्रीरंगपट्टम की जो ट्रीटी है वो साइन हुई। कब हुई? 1792 में। और लगभग जो 1/2, ठीक है, हाफ मैसूर है की टेरिटरी थी वो उससे छिन गई, ठीक है, इस वाली ट्रीटी में, है ना। तो ये कौन सी है? ये थर्ड बैटल की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये टीपू सुल्तान फिर अक्यूज़ किया गया कि उसने एम्बेसी ऑफ अरेबिया, काबुल और अफगान के जमान शाह को अपना जो है मतलब मदद के लिए उसने मांगा है। तो उससे जब ये अक्यूज़ किया गया तो वापस से ये चीज़ें आ गई और वेलेस्ली जो है वो खुश नहीं था। तो वेलेस्ली जब सेटिस्फाई नहीं था तो टीपू ने जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे, तो इसलिए ये जो युद्ध था ये दोबारा से शुरू हो गया, ठीक है। और फिर टीपू को है जो वो डिफीट किया बाय ब्रिटिश, 2 बार उसने हराया, ब्रिटिशर्स ने इनको हराया और फिर इसमें जो 4th वाली एंग्लो मैसूर वार है उसमें इनको मार दिया गया था, ठीक है। तो मराठा हैड बीन द प्रॉमिस द हाफ ऑफ द टीपूस टेरिटरी, ठीक। तो मराठा को वो चीज़ चली गई और उसके बाद द स्टेट वॉज डिवाइडेड अमंग किसके बीच में? ब्रिटिश, निज़ाम और मराठा, ठीक है। क्यों? क्योंकि निज़ाम और मराठा ने किसकी मदद की थी? ब्रिटिशर्स की मदद की थी। तो किस लिए मदद की थी? कि जब ये बैटल खत्म होगी तो इसका जो मैसूर का जो क्षेत्र है उसको थोड़ा थोड़ा बांट लिया जाएगा, आधा बांट लिया जाएगा। तो नीचे वाला सदर्न पार्ट जो था वो दे दिया गया आपका निज़ाम को और ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट जो था वो आपका मराठों के पास चला गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो द रेस्ट स्टेट ऑफ मैसूर वॉज हैंडेड ओवर टू द ओल्ड वुडियार डायनेस्टी। और जो बचा हुआ जो था वो वुडियार डायनेस्टी के जो बचे हुए एक माइनर रूलर थे जिनका नाम था कृष्णराज III, उनको दे दिया गया, जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस है जो जिसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है, सहायक संधि को इन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक। तो ये जो पार्ट है ये आपका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टीपू सुल्तान के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं टीपू द रिफॉर्मर की अगर हम बात करें
ठीक है। तो उनके रिफॉर्मर हम उनको किस तरह से कह सकते हैं, क्या क्या उन्होंने बदलाव किए। तो टीपू ने क्या है, आकर्षित किया यूरोपियन कल्चर को और विद द रिजल्ट ऑफ फाइटिंग विद यूरोपियंस। ठीक, एक तो यूरोपियंस के साथ उन्होंने युद्ध किया और अगर हम ब्रिटल नेक की अगर हम ब्रिटल बैंक की बात करते हैं तो उन्होंने उस वक्त इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो वो इनके यूरोपियन पावर के साथ लड़ते समय उन्होंने क्या है कि कुछ टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया है ना, लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसके बाद आप ये देखिए कि उन्होंने क्या है कि इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट आयरन सीज्ड रॉकेट। ठीक है, ये पहला आयरन सीज्ड रॉकेट था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो कि मॉडर्न वार रॉकेट्स कहलाया। ठीक है, एक चीज़। उसके बाद आप देखिए कि ये इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, कुछ सिक्के इंट्रोड्यूस किए और शुरुआत की लैंड रेवेन्यू सिस्टम का मैसूर में। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी शुरुआत की, सिक्के चलाए, रॉकेट लेकर के आए। ठीक है, केस्ड रॉकेट लेकर के आए। उसके बाद सेरिकल्चर है ना, आप देखते हैं कि अभी भी जो सिल्क है, ठीक, सिल्क है जो वो साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है ना। कन्नडिगास देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कंटिन्यूज टू एम्प्लॉय मैनी कन्नडिगास। कन्नडिगास मतलब जो कन्नड़ भाषी लोग हैं उन लोगों के लिए, मतलब आज तक वो एक एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया बना हुआ है। ठीक है, तो सेरिकल्चर जैसी चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। तो ये, और उसके बाद अपॉन हियरिंग द प्लाइट ऑफ लोअर कास्ट वुमेन की जो समस्या जब उन्होंने सुनी, तो जो महिलाएं जिनको कि ब्लाउज पहनना अलाउ नहीं था, टीपू ने पर्सनली उनको क्या है कि कपड़े सप्लाई किए। मतलब ये एक एग्जाम्पल सेट करने वाली बात है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें जो यहाँ पर अगर चल रही हैं लोअर कास्ट की वजह से सिर्फ ये चल रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसमें बदलाव होना चाहिए, जिसके लिए टीपू ने खुद स्टेप लिया। ठीक, तो ये एक रिफॉर्मर वाली बात आपको देखने को मिलती है कि इतनी चीज़ें उन्होंने की हैं, तो ये पॉजिटिव पार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको करना है। ठीक है, देखिए क्या है। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइंड आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वॉर और सेकेंड एंग्लो पंजाब वॉर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका आंसर आप बताइए तुरंत कमेंट बॉक्स में अभी इसी वक्त। ठीक है, उसके बाद बताइए कि कौन सा सही है। टीपू हिमसेल्फ बिकेम अ मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब, बड़ा फेमस है जैकोबियन क्लब। ठीक है, टीपू खुद उसके मेंबर बने और अलाउ किया उन्होंने हिमसेल्फ टू बी अ सिटीजन टीपू। ठीक, उसके बाद दूसरा देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने साइन की फर्स्ट सब्सिडरी ट्रीटी विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, किसके साथ की, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ, और कब की, 1798 में। ठीक है, ये दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो वो सही है, आपको बताना है। तुरंत कमेंट बॉक्स में इन दोनों के आंसर अभी बताइए। ठीक, उसके अलावा हम देखते हैं कि टीपू से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। देखिए, टीपू वॉज द मैन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूलर। ठीक, तो ये एक स्टेटमेंट हुआ। और डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीपू रेलिवेंट इवन टुडे। तो उस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आज भी उनके लिए, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, ठीक है, उसके अलावा वो सेरिकल्चर वाला जो पार्ट है, ये चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं कि आज भी जो चीज़ें रेलिवेंट है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इस वाले आंसर को लिखने की, और इन दोनों आंसर्स के जो है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। और मुझे अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे अपने सजेशंस भेज सकते हैं। और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए जो मेरा चैनल है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और @omdvedi007 पर आप मुझे पर्सनली कुछ मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और इंस्टाग्राम ID है जो वो its_om_द्विवेदी करके है, जिसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।